हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सबको मैंने बोला था 2-3 दिन पहले कि आप ही बोलिए हम किस टॉपिक पे स्टार्ट करें। तो ज़्यादातर जो हमने पोल डाला था उसमें बच्चों की डिमांड थी कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो 2019 जे.एंड.के यूटी के रिलेटेड, तो पहले आप उस पर वीडियो डालें। तो आज फाइनली आज के बाद आपको रोज़ क्लास मिलेगी हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करेंगे। मैं आपको सबसे पहले शेड्यूल बता देता हूँ, हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो रोज़ शाम को 9 साढ़े 9 के आसपास आपको क्लास मिल जाएगी। सबसे पहली बात, ठीक है, 9 से 9:30 के बीच में। पहली बात तो ये है। सेकेंडली, हमारी क्लास किस तरह से चलेगी। 2 दिन तो आपका जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रहने वाला है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 2 क्लासेस में हम कंप्लीट कवर करेंगे। और इसके रिलेटेड जो कुछ करंट अफेयर्स होंगे जे.एंड.के यूटी के रिलेटेड सिर्फ पोल्टी में, ठीक है। मैं सिर्फ पोल्टी वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब जो सेंटर्स की कुछ स्कीम्स हैं या सेंटर्स ने कुछ लॉज एप्लीकेबल किए या इवन कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड, तो वो भी हम एक अलग से क्लास बना के डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट्स रहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। तो बच्चों की डिमांड है कि पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके पीछे मेन इशू ये है क्यों सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बोल रहे हैं, क्योंकि बल्क ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं हर एग्ज़ाम में वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलता चलूँ, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे रहता है वो क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। किसी भी एग्ज़ाम में से 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री पे रहते हैं। और अगर हम बात करें मिडिवल हिस्ट्री की, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम के या यूपीएससी के या जेकेपीएससी के, तो मॉडर्न हिस्ट्री में से जो क्वेश्चंस हैं वो कभी 1 या 2 क्वेश्चन आए और कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आया है। तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन हमारी मिडिवल हिस्ट्री से रहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बोला मॉडर्न हिस्ट्री, देन एंशिएंट हिस्ट्री से 3 से 4 और कभी 6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम्स में सेम ही ट्रेंड है, चाहे आप यूपीएससी ले लें, जेकेपीएससी ले लें या इवन जेकेएसएसबी या इवन एसएससी का एग्ज़ाम आप देख लें, तो यही ट्रेंड है। तो फिर उसमें एक बात और भी है कि कुछ क्वेश्चन हमारे कल्चरल पार्ट से आते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर से। तो वो भी जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर एंशिएंट वाले पार्ट से ही डील कर रहे होते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज के, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हम किस तरह से अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बोला कि आज हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की पहली क्लास करेंगे, देन हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। और अगर आप लोगों को इंग्लिश की क्लास चाहिए, बेसिकली इंग्लिश की ना, जो जेकेएसएसबी का लिए जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, अगर उन पे आपको क्लासेस चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बोल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की क्लासेस भी हम अपलोड करें और विद इन 10 to 15 डेज़ हम इंग्लिश का जेकेएसएसबी का, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जेकेएसएसबी का जो पैटर्न है वो पूरे 10 के 10 मार्क्स इंग्लिश के हम कंप्लीट करेंगे विद इन 15 डेज़, ठीक है। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जैसा कि हम सबको पता है, ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सबको पता है कि पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है, एक्ट नंबर कौन सा था। तो एक्ट नंबर 34 था ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपसे एक्ट नंबर पूछा जा सकता है कि जे.एंड.के यूटी का जो एक्ट था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका एक्ट नंबर क्या था। तो इसका एक्ट नंबर 34 था ऑफ 2019, यानी 33 एक्ट पार्लियामेंट ने इससे पहले इस साल पास कर दिए थे, तो इसका सीरियल नंबर 34 था। बस ज़्यादा आपको इसमें समझने वाली बात नहीं है। तो उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन की बात है, ये इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, ठीक है। कब किया गया था? 5 अगस्त को 2019 को। बाई होम? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। तो 5 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और अमित शाह ने। और ये क्वेश्चन आया भी है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। अब आपसे डेट भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट के किस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है ये एक्ट। तो ये है हमारा राज्यसभा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अमित शाह जी हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उन्होंने
लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और 5 तारीख को ये इंट्रोड्यूस हुआ, सेम डे ही ये एक्ट राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ 6 अगस्त को, और 6 अगस्त को ही ये पास हो गया। अब देखिए अब कितने जल्दी इन्होंने ये वो किया, 5 को राज्यसभा में, उसके बाद 6 को लोकसभा में, उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख को दौड़ के गए प्रेसिडेंट के पास, वहाँ पे उनकी एसेंट ले ली। यानी विद इन 4 डेज़ इन्होंने पूरा ये काम कर दिया। हालांकि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है एक हाउस में, फिर वो दूसरे हाउस में जाती है, फिर ये प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है, तो ऑलमोस्ट अगर बहुत ही तेज़ आप लेके चलेंगे तो 15 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर था, इसलिए इसको इन्होंने डील किया, विद इन 4 डेज़ ही इसको ख़त्म कर दिया, यानी इन्होंने पास कर दिया। इसमें कोई भी अब लूप होल इन्होंने नहीं रखा। तो सबसे पहले उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, जो अभी इनको रिप्लेस कर दिया है दूसरे प्रेसिडेंट ने। तो उस टाइम पे कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी असेंबली, अब ये जो एक्ट दोनों हाउसेस ने पास किया था, ये तब तक एक्ट नहीं माना जाता, तब तक ये बिल ही मानी जाती है, या इसको हम रेजोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2 हाउसेज या बिल। ये एक्ट कब बनता है? एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट इसको एसेंट देता है। तो प्रेसिडेंट जी ने एसेंट दी इसको अपनी कब, यानी साइन किया है ना इस एक्ट पे 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट क्या हो गया, प्रेसिडेंट ने पास कर दिया। तो इसी दिन, जिस दिन प्रेसिडेंट एनेक्ट करता है, जिस टाइम प्रेसिडेंट इस पर साइन करता है, तो उसी दिन ये एक्ट क्या हो जाता है, एनेक्ट हो जाता है, यानी इन्फोर्स हो जाता है। तो इन्फोर्स भी ये सेम डेट पे हुआ, ठीक है। अब ये जो बिल हमारी पास हुई है ना, ये जो हमारी बिल पास हुई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, ये कैसे पास हुई? देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वाज पास्ड बाय ए प्रेसिडेंटल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सुपरसेडेड द प्रेसिडेंटल ऑर्डर ऑफ 1954। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, जो आपको एज ए स्टूडेंट क्लियर होनी चाहिए। पहली बात ये है कि आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 है ना, इसको मैक्सिमम लोग ये समझ रहे हैं कि आर्टिकल 370 बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 एज इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आज भी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे आर्टिकल 370 वैसे का ही वैसा है। अब ये वैसा क्यों है? क्योंकि जो प्रेसिडेंटल ऑर्डर इन्होंने पास किया रेजोल्यूशन के लिए, उसमें क्या किया इन्होंने, आर्टिकल 371 में क्लास फर्स्ट यूज़ करके ही वो प्रेसिडेंटल पावर हुआ, जिसमें अब ये क्लास 1 क्या है, क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट को पावर देती है कि वो JNK के रिलेटेड अंडर आर्टिकल 370 वो कोई भी आर्डर पास कर सकता है। तो पहली बात आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं हुआ। आर्टिकल 370 है, मगर सिर्फ एक ही क्लॉज है उसकी, ठीक है, एक ही क्लॉज है जो अभी ऑपरेटिव है। बाकी जो क्लॉजेस थे आर्टिकल 370 के वो ख़त्म हो गए हैं, यानी एब्रोगेट कर दें, उनमें चेंज कर दीजिए। और आर्टिकल 35A जो प्रेसिडेंटल ऑर्डर के तहत लाया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया है, होप तो कि 35A ख़त्म है, 371 के सारे क्लाजेस क्या हो गए हैं, साइलेंट मोड में चले गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, एक्सपेक्ट क्लास 1। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए वहाँ पे यही आया है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और वही आंसर ठीक था। लेकिन जैसे जैसे आप JK SSB या कोई भी एजेंसी और एग्ज़ाम्स लेती है, तो वो क्वेश्चंस को उस तरह से फ्रेम करती है जो चीज़ आपसे छूट जाती है। तो ये बात याद रखना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 370 का कौन सा क्लॉज अभी भी ऑपरेटिव है, तो वो क्लॉज 1 है। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो एक्ट था JNK में इन्फोर्स कब किया गया, ठीक है, एनेक्ट कब किया गया, 9 को, ठीक है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 26 ऑफ नवंबर। लेकिन इन्फोर्स कब किया गया था, 26 ऑफ जैन 1954
50। इसी तरह प्रेसिडेंट ने एसेंट कम दी थी इसको 9 अगस्त, और फाइनली ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ, 21 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो 5 अगस्त को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेसिडेंटल आर्डर इशू किया था, जैसा मैंने आपको पहले बोला, उसके उसी बेसिस पे जो प्रेसिडेंट ने आर्डर एक दिया, उसी बेसिस पे अंडर यूजिंग क्लॉज 1, उसी बेसिस पे पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ये बिल पास की दोनों हाउसेज में। तो इसने क्या किया, ये जो बात मैं आपको ऊपर बोला था, दी आर्डर मेड ऑल दी प्रोविजन क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 370 इन ऑपरेटिव एस्पेक्ट क्लास 1, यानी क्लास 1 आज भी है, जिसका मतलब ये है कि 370 आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसी आर्टिकल ने रिपील किया आर्टिकल 35A, जो क्या देता था, स्टेट के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था जॉब्स एंड लैंड के रिलेटेड, ठीक है। तो J&K बेसिकली पहली ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे ऐसे प्रोविजंस हैं। बहुत सारी स्टेट्स में आर्टिकल 371 है, और भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे हमारी हिमाचल प्रदेश है, उसका शिमला एरिया है, या इवन सेम ऐसे ही प्रोविज़न महाराष्ट्र और गुजरात में भी हैं, जहाँ पे लोगों को जॉब्स और लैंड्स को बचाया गया है डिफरेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के। तो ये अब J&K थोड़ी स्टेट जो रही है पहले से डिस्टर्बड स्टेट रही है, इसलिए आर्टिकल 370 यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड था। लेकिन बाकी स्टेट्स में भी अब ये 370 जो था, इसने कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए थे J&K को, स्पेशल स्टेटस, जो बाकी इन स्टेट्स को 371 के अंडर या बाकी जो भी प्रोविजंस थे उनके अंडर नहीं थे। इसने अब इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग था, और इंडियन पार्लियामेंट में जो कुछ भी एक्ट या लॉज पास होते थे वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे जो बाकी स्टेट्स में नहीं थे। रही लैंड एंड जॉब्स की बात, स्टेट सब्जेक्ट्स की बात, डोमिसाइल्स की बात, तो वो बाकी स्टेट्स में भी हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बस ये 2-3 डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को साइलेंट किया। अब इसके बाकी क्लाउजेस हटा दिए गए और एक क्लाउज अभी भी ऑपरेटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अब जो हमारा एक्ट था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसने क्या किया, हमारी J&K की स्टेट को डिवाइड कर दिया, किस में, यूटीज़ में, लद्दाख यूटी में और J&K यूटी में, ठीक है। अब जो J&K है ना, अब यूटी बन चुकी है हमारी J&K, तो इसमें क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेट होगी आर्टिकल 239A के तहत। आर्टिकल 239A क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें रूल्स हैं यूटी के रिगार्डिंग। कौन सी यूटीज़, जिनमें क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर, इतनी बात याद रखिए आप। लेजिस्लेचर यानी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वहाँ पे CM होगा, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, है ना, सिर्फ। लेकिन आर्टिकल अगर हम लद्दाख की बात करें तो वो सिर्फ 239A है। लद्दाख क्या है, 239A के तहत, वहाँ पे जो यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर है, ठीक है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है। और यहाँ पे एक पॉइंट में और ऐड करता चलूँगा, आर्टिकल 239AA, ठीक है, ये है रिगार्डिंग दिल्ली। जो दिल्ली की, अब यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली को जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो गलती से भी, क्योंकि आप सोचेंगे दिल्ली में भी लेजिस्लेचर है, CM है, तो वो 239A होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दिल्ली है 239AA, इतनी बात आप याद रखिए। क्यों, क्योंकि दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल डिक्लेयर की गई थी, इसमें एक अमेंडमेंट की गई थी, आई थिंक ईयर मुझे याद नहीं है, 92 या 1993 के आसपास ये अमेंडमेंट हुई थी। तो ये आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली एडमिनिस्ट्रेट होती है। तो ये था ये। तो सेम जैसे J&K यूटी एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी आर्टिकल 239A के तहत, इसी तरह हमारी एक और यूटी है पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी जो हमारे साउदर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है, साउदर्न इंडिया में, ठीक, साउदर्न इंडिया में जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मुझे यहाँ पे याद आ गया, जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पौंडीचेरी की फ्रेंच है, ठीक है, स्टेट की। तो यहाँ पे ये जो यूटी है ये 239A के तहत यहाँ पे रूल होता है। इसी तरह J&K में भी सेम ही होता है 239A, लद्दाख ओनली 239,
ठीक है। और बाकी बाकी जितनी भी यूटीज़ हैं 239A के तहत ही होती हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दादर नगर एंड हवेली है, ये अब बेसिकली एक ही यूटीज़ है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। इसी तरह अंडमान निकोबार है, ये भी आर्टिकल 239A के तहत ही होते हैं। सिर्फ पांडिचेरी और JNK 239A के तहत यहाँ पे रूल होता है। और नेशनल कैपिटल जो हमारी दिल्ली है वो 239AA। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो साथ साथ हम कवर अप करते जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्ट था इसने बेसिकली क्या किया, अप्रॉक्सीमेट ये टर्म है, ये परफेक्ट नहीं है। तो यूँ ही ये अक्टूबर में क्या हुआ, यूँ ही ये एक्ट अक्टूबर में यहाँ पे यूँ ही ये एक्ट अक्टूबर में यहाँ पे लागू हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया, 153 स्टेट लॉज को रिपील कर दिया, यानी कि जो हमारे स्टेट्स के लॉज थे, क्योंकि JNK में एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कब एप्लीकेबल हुआ था 1956 में, 26 जनवरी 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था JNK का, जो JNK की लेजिस्लेचर ने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ भी याद रखिए कि JNK का कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ था, 26 जनवरी 1956। तो इसको फिर बाद में जब ये आर्टिकल हमारा हटाया गया 370, तो ये भी ऑटोमेटिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन भी डिज़ाल्व हो गया। तो कुछ 153 स्टेट लॉज थे उनको हटाया गया। इसी तरह 106 सेंट्रल लॉज थे जो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गए JNK स्टेट पे, ठीक है। अब इस एक्ट्स में जो JK SSB ने बहुत बार पूछा, बाकी तो नहीं पूछते, लेकिन JK SSB ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कितने पार्ट्स हैं। पहली चीज़ आप याद रखिए 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स हैं हमारे UT के एक्ट में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बेहतर रहेगा, क्योंकि क्लास 17 मिनट की हो चुकी है। तो कल हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स, सेक्शंस और पार्ट्स, और मैं आपको बोलूँगा आपको कौन कौन से याद रखने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह थोड़ी सी ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आपको याद रहेंगी, क्योंकि ये 103 सेक्शंस याद रखना किसी भी इंडिविजुअल के लिए आसान नहीं रहता। ये टोटल मैंने सब 103 तो नहीं लिखे हुए हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।